Welcome students, welcome to the second lecture of in fact second chapter of Indian modern history। अभी तक हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखी थी, मैंने एक माहौल बनाया था कि वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ in fact second chapter of Indian modern history। अभी तक हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखी थी, मैंने एक माहौल बनाया था कि भारतीय आधुनिक इतिहास में आखिर होता क्या है। पर अब हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे ताकि आपको सुविधा हो, है ना। तो अभी तक मैंने आपको एक कहानी के रूप में सब कुछ मैं बता रहा था, बट अब हम जो है वो अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। कहानी मैंने इसलिए बताई थी आपको ताकि आपको समझ में आए कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आखिर कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे शुरुआत में घटित हुई थी। तो अभी तक आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे उससे आपको इस बात का जायजा मिल गया होगा कि ब्रिटेन मतलब कि इंग्लिश मतलब कि इंग्लैंड में रहने वाले पीपल कैसे इंडिया में आए थे और कैसे वो अपने साम्राज्य को फैलाए थे, कैसे कैसे छोटे छोटे किंगडम्स थे भारत में। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका थोड़ा सा हम ब्रॉड ओवरव्यू आगे भी लेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर में जाएंगे आपको फिर से वो चीज लिंक करनी होगी। तो अब हम डायरेक्टली चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है वो उसका नाम क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है व्यापार और टेरिटरी का मतलब क्या होता है जमीन, ठीक है। तो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जब ब्रिटेन इंडिया में आई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य भी स्थापित करना चालू कर दिया। यहाँ पर क्यों चालू कर दिया साम्राज्य स्थापित करना, क्योंकि उनका मेन मोटिव ट्रेड था, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आई, ठीक है। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आई, लेकिन वहां के जो राजा थे वो उनको ट्रेड करने नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन उनका सोल पर्पस क्या है, ट्रेड करना, ओके। तो अब वो ट्रेड कर नहीं पा रहे उनके राजा, तो वो क्या करेंगे, वो उस राजा को वहां से निकाल देंगे और उस टेरिटरी पे अपना कब्जा कर लेंगे। क्यों, सोल पर्पस उनका क्या है, सोल पर्पस है ट्रेड करना, ठीक है। तो अभी तक हमने यहां तक पढ़ लिया, ठीक है। तो एक ऊपर ऊपर का आपको ब्रॉड लाइन मिल गया होगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी मींस लाइक English East India Company first came to do trade in India. Then after that, they started acquiring territories so that they can expand their trade from dusk to dawn. Okay, so let's move to the next line and अब जो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सारी चीजों को और फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसीडिंग्स होती है। तो पढ़ते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ये तो आपको पता ही है कि औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। इसके बाद जो भी रूलर आए इंडिया में वो उतने कारीगर साबित नहीं हुए थे जितने औरंगजेब थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट, हाँ इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स की एक कंपनी थी जिनको कि इंग्लैंड की महारानी ने एक चार्टर इशू किया था ताकि वो ईस्ट में आकर ट्रेड कर सके, ठीक है। ईस्ट मतलब कि अगर ब्रिटेन के ईस्ट में इंडिया आता है तो उसी में इंडिया आती थी, तो वो अब ईस्ट की तरफ आए ताकि वो अपना ट्रेड एक्सपैंड कर सके। देखिए आप यहाँ पे देखिए, इन 1600 रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद देश। जैसा मैंने बताया कि 1600 में एक रॉयल चार्टर क्या होता है, इंग्लैंड की रानी ने उन्हें परमिशन दे दिया कि आप जाकर ईस्ट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉड गुड्स एट चीप प्राइस। अब वो चीप प्राइस पे सामान लाए और उनको सोल्ड देम एट हायर प्राइस इन यूरोप, और उस चीज को वो हायर प्राइस पे यूरोप पे बेचने लगे, ठीक है। तो कम दाम पे वो सामान लाते थे कहां से, इंग्लैंड से, और उसको कम दाम पे वो कहां से सामान लाते थे, इंडिया से ले जाते थे और उसको जाकर वो ज्यादा दामों पे यूरोप में बेचने लगते थे। यूरोप सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, यूरोप में बेचने लगते थे, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा वो क्या ले जाते थे यहाँ से, देखिए कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। अब कॉटन और सिल्क जो था इंडिया में उसका एक बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में। तो वो यहाँ से कॉटन मतलब कि क्या होता है, कॉटन मतलब जो आप रुई देखते हो, ठीक है। तो रुई ले जाते थे और सिल्क ले जाते थे। सिल्क ये इंडिया में बहुत उपजते थे और इसको यहाँ से ले जाके वो यूरोप में ट्रेड करते थे। और उसके अलावा इंडिया जो था लैंड ऑफ स्पाइसेस था, मतलब यहाँ मसालों का काफी कारोबार होता था, खासकर की केरल वाले रीजन में। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ से पेपर, ठीक है, क्लोव्स मतलब क्या होता है, लौंग, ठीक है। कार्डमम मतलब क्या होता है, काजू, ठीक है। सिनेमन मतलब क्या होता है, दालचीनी, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे स्पाइसेस ले जाते थे जो कि यूरोप में उतने प्रचलित नहीं थे। लेकिन जब यूरोप में आप उस समय आप आगे पढ़ोगे कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से लोगों के पास पैसा आया था, तो वो नए नए चीज़ों पे ज़्यादा टेस्ट चाहते थे अपने फूड में। तो ज़्यादा टेस्ट चाहते थे तो उनको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए होंगे, और स्पाइसेस का राजा कौन था? भारत था राजा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो इंग्लिश इंडिया कंपनी यहाँ से ट्रेड करके यूरोप में अपना सामान ले जाती थी और यूरोप में ज़्यादा दामों पे अपने सामानों को बेचती थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना ट्रेड चालू किया था बंगाल में। तो 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो सेटअप की गई थी वो रिवर ऑफ हुगली। देखिए, आप ये मत कंफ्यूज कीजिएगा। देखिए, इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री जो है वो 1651 में सेटअप की थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री पूरे भारत में कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, तो वो था सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ बंगाल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1651 में बैंक ऑफ रिवर हुगली के, मतलब रिवर हुगली के किनारे सबसे पहला इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप किया गया था। और सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, औरंगजेब ने एक फरमान इशू किया था ताकि वो कंपनी को राइट दे सके कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके, मतलब बिना किसी टैक्स के, बिना किसी हिचकिचाहट के वो ट्रेड कर सके बंगाल में। और बेसिकली बंगाल में ही, इंडिया में भी था, लेकिन बंगाल में उन्होंने ड्यूटी फ्री राइट्स दी थी। ठीक है, तो द कंपनी ट्राई टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस। अब जब वो कंपनी ने ट्रेड चालू किया तो धीरे धीरे, जैसे आज के व्यापारी क्या करते हैं कि सरकार से मांग करते हैं ना कि हमें और टैक्स में रियायत दी जाए, हमें और छूट दी जाए, तो उसी टाइम वहां पे उस टाइम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या बन के आई थी? एक ट्रेडर बन के ही आई थी। तो उसी तरह वो यहाँ के मुगल एम्पायर से वो दरखास्त करती थी कि हमें और छूट दी जाए ताकि हम और कमा सके और से ज्यादा प्रॉफिट अपने देश ले जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब देखिए, वो करने तो आए थे यहाँ पे व्यापार, लेकिन करने लगे क्या? मारपीट। मारपीट मतलब कि युद्ध लड़ने लगे। ठीक है, तो क्यों लड़ने लगे? देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। अब औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल नवाब जो थे, वो जो छोटे छोटे नवाब, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना कि अलग अलग जगह नवाब बन गए थे। जैसे हमने राजस्थान निज़ाम के बारे में पढ़ा कि हैदराबाद में निज़ाम थे, फिर मराठास के बारे में हमने पढ़ा था, राजपूत के बारे में पढ़ा था हमने, फिर बंगाल में भी पढ़ा था, अवध में भी पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे राजा थे। तो जब औरंगजेब का डेथ हुआ तो जो ये सब छोटे छोटे राजा थे वो अपने आप को ही राजा, सुप्रीम राजा मानने लगे, क्योंकि जो सेंटर में मुगल एम्पायर थे उनकी कुछ खास चल नहीं रही थी। ठीक है, तो और उसके बाद क्या हुआ कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्पायर ने तो ड्यूटी फ्री राइट दे दी थी, लेकिन जब औरंगजेब का डेथ हो गया तो नवाब जो बाकी सारे नवाब थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट से चिढ़ने लगे। क्यों चिढ़ने लगे? उसका कारण ये था कि अब वो चाहते थे कि उनको भी पैसा मिले, सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना कमाए, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको भी टैक्स दे। तो इसके कारण वो उससे चिढ़ने लगे और उन्होंने दे रिफ्यूज, सी दिस पॉइंट, ओके, द नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। अब वो कंपनी को कंसेशन देने के लिए मना करने लगे। ठीक है, तो जब मना करने लगेंगे तो फिर क्या होगा? अब आपको पता ही इंग्लैंड का नेचर, इंग्लिश हम पे इतने साल शासन तो ऐसे तो नहीं किया है, तो फिर वो क्या किए? अंतिम में उन्हें युद्ध करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो बहुत मासूम थे इंग्लैंड वाले, दोनों अपने इंटरेस्ट को ही देख रहे थे, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये समझ में आया कि हमें युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है जिससे हम ट्रेड कर सके, तो फिर वो अब युद्ध पे उतर आए। ठीक है, तो 1757 में 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है। प्लासी कहाँ है? बंगाल में। ठीक है, on 23rd June battle of Plassey, on 23rd June 1757 battle of Plassey was fought and the major victory of English in India। और उसके बाद इंग्लिश का इंडिया में सबसे बड़ा विक्ट्री था, और ये माना जाता है कि इसी विक्ट्री के बाद एक नींव पड़ गई थी कि आने वाले दिनों में इंग्लैंड हम पर रूल करेगा। वैसे तो इससे भी ज्यादा मजबूत नींव बैटल ऑफ बक्सर में पड़ी थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट ये एक शुरुआती नींव थी जिससे हमें पता चल गया कि आने वाले समय में हम पर ब्रिटिश रूल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। देखिए, 1756 में, बैटल ऑफ प्लासी के पहले 1756 में अलीवर्दी खान जो कि बंगाल के राजा थे वो मर गए थे, और उसके बाद गद्दी संभाली किसने? सिराजुद्दौला ने, जो कि नवाब ऑफ बंगाल बन गए थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन फिर मैं बताता हूँ। फिर सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने इंग्लिश को बोला कि आप देखिए, इंग्लिश ने क्या करना था, एक किला बनाने लगे थे। तो सिराजुद्दौला को लगा कि यार ये ट्रेडिंग कंपनी आई है, इनको किला बनाने की क्या जरूरत है? तो सिराजुद्दौला को लगा कि दाल में तो कुछ काला है, तो उन्होंने बोला कि आप किला बनाना बंद करो,
लेकिन फिर भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किला बनाना बंद नहीं किया। ठीक है, तो इससे गुस्साए सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया इंग्लिश पे, और इंग्लिश पे जब हमला किया तो इंग्लिश वाले डर के एक बगल में, बंगाल के ही बगल में एक आइलैंड है जिसका नाम है फुल्टा, वहां पे जाके छुप गए। और फुल्टा से उन्होंने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आगे बनते हैं, तो उनको बुलाया, और रॉबर्ट क्लाइव वापस आकर सिराजुद्दौला से प्लासी में लड़े। ठीक है, अब क्या कारण था कि नवाब हार गए? देखिए, नवाब के पास ऐसे तो थी नहीं कि आर्मी थी, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि हमें अपनों ने ज्यादा लूटा, गैरों में कहां दम था। मतलब बात बोलने का मतलब ये है कि हम जो हमारे अपने ही रहते थे वही हमारे पीठ पे खंजर भोंक देते थे। तो सिराजुद्दौला के जो मंत्री थे मीर जाफर, जो कि उस टाइम उनके मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो अगर राजा हैं तो उनका जो मेन मंत्री मीर जाफर, उन्होंने ही उनको धोखा दे दिया। तो जब आपका मेन मंत्री आपको धोखा दे देगा तो फिर आप क्या करोगे? आप हार ही जाओगे। तो मीर जाफर ने उनको धोखा दे दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ गद्दी पाने की लालच में। ठीक है, और इसको ये ऐसा बोला जाता है कि देखिए, ये द बैटल ऑफ प्लासी को बोला जाता है द बैटल विच वाज नेवर फॉट, मतलब कि ये बैटल लड़ी भी नहीं गई थी, मतलब एक भी तलवार वलवार भी नहीं चले थे, और ऐसे ही राजा हार गए थे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से लड़ने जा रहे हो और वहां का प्राइम मिनिस्टर ही आपके खिलाफ हो जाएगा, मीन्स लाइक उनका प्राइम मिनिस्टर ही उस राजा को धोखा देना चालू कर देगा, तो फिर आप तो राजा का हारना तो बिल्कुल लाजमी है। तो यहाँ पे बिना लड़े ही राजा हार गए थे। और फिर क्या हुआ? मीर जाफर, क्यों? जैसे मैंने बताया, मीर जाफर वाज प्रॉमिस्ड बाय क्लाइव टू मेड नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, मतलब सिराजुद्दौला को अगर हरा देते हैं तो क्लाइव ने प्रॉमिस किया था, किसको प्रॉमिस किया था? मीर जाफर को, कि वो उनको राजा बना देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया था। सिराजुद्दौला को बोला जाता है कि मीर जाफर के बेटे ने अंदर जाकर मार दिया था। ठीक है, एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब, और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। ठीक है, तो मीर जाफर जो थे वो पपेट थे किसके हाथ में? ब्रिटिशर्स के हाथ में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर फॉट होती है। किसके किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे? मीर जाफर के ही दामाद थे। तो देखिए, यहाँ पे भी एक स्टोरी है, मैं क्या बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मीर जाफर को रूलर बनाया गया। ठीक है, तो मीर जाफर उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, तो फिर मीर कासिम को रूलर बनाया गया। मीर कासिम कौन थे? मीर जाफर के दामाद थे। लेकिन फिर मीर कासिम ने भी ब्रिटिशर के हिसाब से काम नहीं किया, तो मीर कासिम को हटा दिया गया। तो मीर कासिम क्या गए? मीर कासिम अवध के नवाब के पास गए, जिनका नाम था शुजाउद्दौला, और उनको बोला कि हम लोग साथ में लड़ते हैं। देखिए उनको बोला मीर कासिम ने कि देखिए राजा साहब, बंगाल की तो बारी आ गई है, लेकिन अब कुछ दिन में अवध भी आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर के इंटेंशन कुछ साफ नहीं है। तो अवध के राजा शुजाउद्दौला ने ये बात मानी, और उन्होंने मुगल एम्पायर, जो कि उस समय शाह आलम थे, उनके साथ मिलकर, तीनों ने मिलकर, किन किन उन्होंने मिलकर? मुगल एम्पायर शाह आलम, उसके बाद अवध के एम्पायर शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर के साथ फाइट की। इस बक्सर में फाइट की। बक्सर कहाँ है? बिहार में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन इस फाइट में अनफॉर्चुनेटली वो तीनों हार जाते हैं और ब्रिटिशर जीत जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 1765 में मीर जाफर भी मर जाते हैं, और उसके बाद 1765 में मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज, और जब वो हार जाते हैं तो इस हार के बदले में उनको दीवानी राइट्स देनी पड़ती है। किसकी? बंगाल प्रोविंस की। दीवानी राइट्स क्या होता है कि वहां पे आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट कीजिए, सब कुछ आपका। तो जब टैक्स कलेक्शन किसी के हाथ में आ जाता है तो इसका मतलब यही है कि वहां का रूलर वर्चुअली, मतलब कि अगर देखा जाए तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन वर्चुअली वही बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। अब बट नेचुरल है कि जहां पे आपको दीवानी राइट्स मिल जाएगी तो अब कंपनी ऑफिशियली सारे करता धरता हो गए थे। ठीक है, तो 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, और नवाब्स, देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ नवाब्स। क्यों? क्योंकि नवाब तो हम बोल पाते हैं, लेकिन इंग्लिश लोग नवाब नहीं बोल पाते थे, तो उन लोग क्या बोलते थे? नवाब्स। तो अपने आप को वो नवाब बोलने लगे थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपनी रूल एक्सटेंड्स। कंपनी का रूल एक्सटेंड होता है। आगे की लाइन पढ़ते हैं। The process of annexation of Indian states by English East India Company from 1757 to 1857 brought forth some key concepts. तो जो इंडियन स्टेट्स का एनेक्सेशन का प्रोसेस था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 से 1857 के बीच में, वो उसने कुछ की कॉन्सेप्ट्स लाए। क्या कॉन्सेप्ट्स लाए थे? लाइक द कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। ठीक है, तो
हुआ क्या है इसमें, इस बोलने का मतलब क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी डायरेक्टली किसी से फाइट नहीं करती थी, ठीक है, वो हमेशा पीछे रह के फाइट करती थी, और जब देखती थी कि सामने वाले अपोनेंट बहुत ही कमजोर हो गए तब कंपनी सामने आती थी। कंपनी जब भी मैं बोलूँ तो आप ब्रिटिशर्स समझना, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स बोला जा रहा है इस टाइम, ठीक है। तो इंग्लिशमैन बड़े चालाक थे। तो अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने इंडियन स्टेट में अपना अपना रेसिडेंस अपॉइंट कर दिया, ताकि वो उनको सब कुछ खबर दे सके कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। द कंपनी फोर्स द स्टेट्स टू ज्वाइन सब्सिडियरी अलायंस। देखिए सब्सिडियरी अलायंस एक अलायंस है जिसको कि लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली या वॉरेन हेस्टिंग्स, आई हैव टू सर्च, बट मेरे ख्याल से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स लाया था, बट मैं अगले वाले वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि आप एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या होता है? सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी प्रदेश सब्सिडियरी अलायंस के लिए मान जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब से वहां की जो भी उस राज्य का जो भी, ठीक है, हाँ, तो सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये होता है कि कोई भी जो राजा है उसका जो भी आर्मी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर देखेगी, और वहां उसके अलावा और कोई नहीं देखेगा, और राजा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के आगे ये बोल देता है कि मैं आपके अंडर में हूं वर्चुअली, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस का यही मतलब है कि कोई भी राजा ब्रिटिश के आगे सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द नवाब ऑफ अवध एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद वर फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज एंड टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंसेस। तो अवध के नवाब और निजाम ऑफ हैदराबाद दोनों को ही फोर्स कर दिया जाता है कि आप सब्सिडियरी अलायंस को, मतलब कि ब्रिटिश के आगे ब्रिटिश की हुकूमत को मान लो, ठीक है। तो वो फोर्स किया जाता है उनको, और वो मान भी जाते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आपके चैप्टर में। देखिए पढ़ना तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन आप अभी 8th क्लास में हो, तो आपको बहुत ही कम चीज़ पढ़ना है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जितना कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर उनको बोला जाता था। वो क्या थे? वो हैदर अली के बेटे थे, जो कि रूलर ऑफ मैसूर थे, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर में कब से कब रूल किए थे? 1782 से 1799 के बीच में, ठीक है। तो 4 बैटल लड़े गए थे मैसूर, जैसे कि बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ना, तो वैसे ही मैसूर के लिए 4 बैटल लड़े गए थे ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में, जिसको कि एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं। और ये कब से कब? 1767, 1780, 1790 और 1799, इस समय 4 बैटल लड़े गए थे, ठीक है। तो 1799 में फाइनली ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं, और टीपू सुल्तान की भी मौत हो जाती है। कहाँ पे? उनके कैपिटल सेरिंगपट्टनम में। और इस बैटल का नाम क्या होता है? बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, जिसमें कि ब्रिटिशर्स मैसूर को भी हथिया लेते। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था। अब आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपने कौन कौन से स्टेट देखे? आपने देखे बंगाल और मैसूर, ठीक है। तो बंगाल के बारे में आपको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना होगी। अब आप जाके खुद से रीडिंग लगाना और बताना मुझे कि कौन सी डाउट हुई है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 2 फ्रॉम स्टेट टू टेरिटरी हमारा यही समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।